नमस्कार बच्चों। साहित्य सागर के पाठ क्रमांक 9 जिसका शीर्षक है भेड़े और भेड़िए, जिसके लेखक है श्री हरिशंकर परसाई जी, उसे लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इस कहानी में लेखक ने भेड़ और भेड़ियों को प्रतीक बनाकर समाज में व्याप्त राजनेताओं के चरित्र को उजागर किया है, हमारे सामने लाने की कोशिश की है कि किस तरह से जो आज के राजनेता है वे आम जनता को अपने लुभावने वादों में फंसाकर वोट ले लेते हैं, वोट हथिया लेते हैं। और जब एक बार पावर, सत्ता यानी कुर्सी इनके हाथों में आ जाती है, सत्ता में जब ये आ जाते हैं, तब ये आम लोगों को भूल जाते हैं। सिर्फ भूलते ही नहीं बल्कि आम लोगों को ये एक्सप्लॉइट करते हैं, आम लोगों का ये शोषण करते हैं। तो भेड़ और भेड़िए कहानी हमें राजनीतिज्ञों के षड्यंत्रों तथा अपने चुनाव के अधिकार के सही प्रयोग करने के बारे में बताती है। मेरा आपसे एक आग्रह है कि मेरा जो इसके पहले वाला वीडियो है चुनाव से जुड़ा हो वो जरूर देखें, वो इसी पूरी तरह से इस चैप्टर पर आधारित है। और लेखक हमें सावधान कर रहे हैं इस कहानी के माध्यम से कि हमें सावधान कर रहे हैं कि हमें नेता और उनके चापलूसों से सावधान रहना चाहिए, सोच समझकर वोट देना चाहिए और सतर्क और सावधान रहकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। तो जरूर आप इस कहानी को, वैसे भी ये कहानी आज की तारीख में ये उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी महत्वपूर्ण ये तब होगी जब यह लिखी गई। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पर भेड़िया सिंबलाइज कर रहा है, यानी प्रतीक है, अर्थात प्रतीक है राजनेताओं का। राजनेताओं का मतलब हमारे देश के नेताओं का, जो आम जनता को अपने वादों में फंसा लेते हैं, अपने वादों में उलझा देते हैं और फिर वोट हथिया लेते हैं। तो आम जनता कौन है? आम जनता है ये भेड़े। आम जनता की जो प्रतीक है ये भेड़े यानी हम हैं। हम जो आम जनता है वे कैसे इन राजनेताओं के झांसे में हम आ जाते हैं और हम अपने मताधिकार का दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग करने का अर्थ है कि बिना सोचे समझे हम इन्हें वोट दे देते हैं। हमें पता है कि वास्तविकता क्या है, फिर भी ये इस तरह से हमें इतने सारे षड्यंत्र रचते हैं कि हम इनके बहकावे में बुरी तरह से फंस जाते हैं और फिर अगले 5 वर्षों तक हमारे सामने कोई विकल्प नहीं रहता, बल्कि हम इनका शोषण का शिकार हम होते रहते हैं। तो देर नहीं करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। भेड़े और भेड़िए। एक बार एक वन के पशुओं को ऐसा लगा कि, कैसा लगा? ऐसा लगा। देखिए, जब इस तरह का वाक्य हो तो ये होता है मिश्र वाक्य। कैसा लगा? एक बार एक वन के पशुओं को ऐसा लगा। साथ साथ अगर हम पढ़ते जाएं ये सब बातें भी, तो मुझे लगता है कि ग्रामर पढ़ना बहुत आसान होता है। तो एक बार एक वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं, मतलब कहने का अर्थ है कि जहां पर भी वाक्य के बीच में की आए और पहला वाक्य दूसरे पर, दूसरा वाक्य वहां पर पहले पर जरूर डिपेंडेंट रहता है, आश्रित होता है, और इस तरह का जो वाक्य होता है वह वाक्य होता है मिश्र वाक्य। तो वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए और एक मत से यह तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना होगी। क्या होता है प्रजातंत्र? प्रजातंत्र का अर्थ होता है, तंत्र यानी मशीनरी, और प्रजातंत्र का अर्थ होता है प्रजा द्वारा जो देश को चलाने के लिए जो मशीन, मतलब जो 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 तंत्र होना चाहिए वो प्रजा द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए। तो प्रजा के लिए, प्रजा द्वारा और प्रजा से, ओके, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, जब इस तरह से हम कहते हैं उसे हम कहते हैं प्रजातंत्र। तो यह तय हो गया कि वन प्रदेश में, वन प्रदेश क्या है? वन प्रदेश सिंबलाइज कर रहा है हमारे देश को, हमारे भारत को। तो जब हमें आजादी मिल गई, तो हमें लगने लगा कि ओह, हम तो सभ्यता के अब उस लेवल पर पहुंच गए हैं, उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां हमें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। तो किस प्रकार की शासन व्यवस्था अच्छी होती है? राजतंत्र या प्रजातंत्र? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताइए कि राजतंत्र यानी जहां पर राजा राज करते हैं, या प्रजातंत्र यानी जहां प्रजा राज करती है, यानी जनता राज करती है। कौन सा जो शासन तंत्र है वो सबसे अच्छा होता है? तो यह तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना होगी। और पशु समाज में, पशु समाज कहने का अर्थ है हम लोग, साधारण जनता। तो साधारण जनता में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई। क्यों हर्ष की लहर दौड़ गई? क्यों खुशियों की उमंग दौड़ गई हमारे बीच में?
क्योंकि अब एक गोल्डन एरा आने वाला था। किस चीज का एक गोल्डन एरा आने वाला था? किस चीज का एक स्वर्णिम काल आने वाला था? सुख, समृद्धि और सुरक्षा का गोल्डन एरा अब आया कि तब आया, मतलब अब आएगा कि कब आएगा? जैसे ही चुनाव हो जाएंगे, नेता चुन लिया जाएगा, तब हमारा स्वर्ण युग आ जाएगा। तो इसीलिए पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई। यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, एक बार वन के पशुओं को कैसा लगा, क्या लगा उन्हें? वन के पशुओं को किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाने की सोच की सूझी? एक बार तो ये प्रश्न, दो प्रश्न होंगे। तीसरा प्रश्न है कि पशु समाज में हर्ष की लहर दौड़ने का कारण समझाइए। पशु समाज में हर्ष की लहर दौड़ जाने का कारण समझाइए। तो पशु समाज में एक बार जब पशु समाज में उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था, उन्होंने एक बार जब प्रजातंत्र की स्थापना करने की सोची, तो इस क्रांतिकारी मतलब रेवोल्यूशनरी क्या होता है? एक बहुत बड़ा बदलाव, उसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन। तो एक बार जब पशु समाज में प्रजातंत्र की स्थापना करने की सोच वहां के लोगों को सूझी, वहां के पशुओं को सूझी, तब इस क्रांतिकारी परिवर्तन से वहां पर हर्ष की लहर दौड़ गई, आनंद दौड़ गया। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि अब वे एक ऐसे स्वर्णिम युग में जाने वाले हैं जहां सुख, समृद्धि और चारों ओर सुरक्षा का वातावरण होगा। इसीलिए वे बहुत खुश थे। तो यहाँ पर जो 3 प्रश्न मैंने आपको बताया, उन तीनों प्रश्नों को ध्यान से सुनिए और उन उत्तरों को लिखिए। यहीं पर उत्तर है, आपको दाएं बाएं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से उत्तर देखिए। अब अगला पैराग्राफ है कि जिस वन प्रदेश में हमारी इस कहानी ने चरण धरे हैं, मतलब जहां हमारा यह प्लॉट है, जो कहानी, ये हमारी जिस कहानी का प्लॉट जिस वन प्रदेश का है, उसमें भेड़ें बहुत थी। तो यहाँ भेड़ें, मैंने पहले ही आपको बताया कि भेड़ें सिंबलाइज कर रही है प्रजा को। तो प्रजा यानी आम जनता। तो बाई एंड लार्ज हम जो आम जनता होते हैं, हम जो लोग होते हैं, हम शांति चाहते हैं, ठीक है, हम सुकून चाहते हैं, अमन की जिंदगी चाहते हैं। तो हमारे जैसे ही लोगों की संख्या यहाँ पर ज्यादा है। और कैसे होते हैं हम? यहाँ पर कई विशेषण शब्दों के माध्यम से बताया गया है कि जो भेड़ें थी, जिस वन प्रदेश में हमारी कहानी ने चरण धरे हैं, उसमें भेड़ें बहुत थी। और ये भेड़ें कैसी थी? यानी हम लोग कैसे होते हैं? हम लोग नेक होते हैं, ईमानदार होते हैं, कोमल होते हैं, जल्द हम तुरंत किसी की मदद करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, किसी के दुख को देख करके हमें तकलीफ होने लगती है, विनयी होते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, दया की भावना होती है, निर्दोष होते हैं। तो अब यहाँ पर प्रश्न है कि भेड़ों की क्या विशेषता बताई गई है? दूसरे पैराग्राफ से प्रश्न है, इस पाठ के अनुसार भेड़ों की क्या विशेषता बताई गई है? तो भेड़ें जो है बहुत ही निहायत ही नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु, निर्दोष पशु होती हैं, जो घास तक को फूंक फूंक कर खाता है, मतलब सतर्क होकर चलती हैं कि कहीं मैं किसी का नुकसान ना कर दूं, कहीं मेरे हाथों से कोई नुकसान ना हो जाए। तो ये होती हैं भेड़ें, और ये होते हैं हम जैसी जो आम जनता है। तो इधर भेड़ों ने सोचा कि अब चूंकि यह क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाला है, प्रजातंत्र की स्थापना होने वाली है, तो अब हमारा भय दूर हो जाएगा। मतलब अब हमें किसी का भय नहीं। हम जो रिप्रेजेंटेटिव्स भेजेंगे, प्रतिनिधि मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स जो हम भेजेंगे, यानी हम जो अपने एमएलएस भेजेंगे, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली में जो हमारे लोग जाएंगे, वे ऐसे कानून बनाएंगे जिसमें कि हमारी भलाई की बातें होंगी, हमारा नुकसान की बातें नहीं होंगी उसमें। तो हम अपने प्रतिनिधियों से ऐसे कानून बनवाएंगे कि कोई जीवधारी किसी को न सताए, न मारे, सब जिए और जीने दे, शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर समाज आधारित हो। यह इस पाठ का ये भी है, उद्देश्य भी है कि प्रस्तुत पाठ का उद्देश्य लिखिए। तो प्रस्तुत पाठ का यह उद्देश्य है कि हमें एक ऐसे समाज की स्थापना करनी चाहिए जहां कोई जीवधारी किसी को न सताए, न मारे, सब जिए और जीने दे, शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर समाज आधारित हो। लेकिन इन सब के लिए, इसी उद्देश्य में आप आगे लिखेंगे, इन सब के लिए जरूरी है कि हम जब चुनाव प्रक्रिया जब हमारे देश में जारी हो, तो हम भेड़ की खाल में छिपे हुए भेड़िए को हम पहचाने और सही इंसान को हम वोट दें। कोई ऐसा अपराधी है जो जेल में सालों साल जेल में बंद है
और अचानक बाहर आ गया, नेता के रूप में आ गया और अचानक से कंबल बांटने लगा, अचानक से सबको मतलब तरह तरह के लुभावने प्रस्ताव दे रहा है सबको, तो आप समझिए कि दाल में कुछ काला है। तो अगर हम यहाँ पर अलर्ट रहेंगे तो हम जरूर ऐसे प्रतिनिधियों को बनवाएंगे, ऐसे प्रतिनिधियों को हम एमएलए के रूप में चुन पाएंगे, ऐसे लोगों को चुन पाएंगे जो इस तरह के कानून बनवाएंगे। तो मुझे आशा है कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। मैं जो यहाँ पर जो भी बता रही हूँ, इसके अलावा कुछ ग्रामर की बातें मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रतिनिधि शब्द जब है और इससे भाववाचक संज्ञा बनानी हो तो हम लिखेंगे प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व यो को हटा देंगे और शब्द होगा हमारा प्रतिनिधित्व। कानून से जब हम विशेषण बनाते हैं तो ये कानूनी बातें हैं, मुझे क्या पता, कानूनी बातें। कैसी बातें? कानूनी बातें। और कानूनी से जब हम विलोम बनाते हैं तो शब्द बनता है गैर कानूनी, अवैध, गैर कानूनी। और इसके अलावा इसमें जो कुछ शब्द हैं जो मुझे लगता है आपको जानना चाहिए, नेक से बनाइए नेकी, ईमानदार से ईमानदारी, कोमल से बनाइए कोमलता, दयालु से दयालुता। ओके, तो ये सब जो शब्द मैंने आपको बताया, ये शब्द बन गए सब भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया हमने कि एक बार प्रजातंत्र की स्थापना होने की बात हुई और उस जहाँ जिस समाज में यह बात हुई, जिस वन प्रदेश में यह बात हुई, वहां पर भेड़ों की संख्या ज्यादा थी, भेड़ें बहुत खुश थी। क्यों खुश थी? तो यहाँ पर बहुत सारे कारण दिए गए हैं। भेड़ें तो खुश थी, लेकिन एक वर्ग ऐसा था जो बहुत तकलीफ में, बहुत ही कष्ट में था भेड़ों की खुशियों के कारण, और वह वर्ग था भेड़ियों का वर्ग। भेड़ियों ने सोचा कि अरे, अगर भेड़े कानून बना करके ऐसे प्रतिनिधियों को भेज देंगे जो उनका उपकार करने लगे तो हमारा क्या होगा? हम तो दूसरों का शोषण करते हैं और हम जीते हैं, दूसरे मेहनत करते हैं और हम खाते हैं। अब हम खाएंगे क्या? अगर उन्होंने कानून बना दिया कि रिश्वत नहीं लेना है, तो हम रिश्वत लेंगे कैसे? फिर हम आराम कैसे करेंगे? हम मतलब जो भी आमोद प्रमोद की जो चीजें वो हम लाएंगे कहाँ से? वही बात यहाँ पर भेड़िए ने सोचा कि भेड़ों की संख्या इतनी ज्यादा है, मतलब भेड़ों की जो संख्या है, मेजोरिटी भेड़ों की है, 90% यहाँ पर जो मेजोरिटी है वो आम जनता की है, जो कैसे हैं, जो ऐसी हैं। तो ये लोग ऐसे ही प्रतिनिधि चुनेंगे। तो किसी हिंसक या अपराधी किस्म के प्रतिनिधि को तो ये चुनेंगे नहीं। तो अगर उन्होंने कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को न मारे तो हम खाएंगे क्या? क्या हमें घास चरना सीखना होगा? मतलब क्या हमें इनके जैसा बनना होगा, घास चरना? तो इसी कारणवश जहां यह वर्ग बहुत खुश था, वहीं यह वर्ग बहुत ही दुखी था और कष्ट भरा जीवन जी रहा था। कौन था ये पहला वाला वर्ग? ये पहला वाला वर्ग था भेड़ों का, और जो दूसरा वर्ग था यह था भेड़ियों का वर्ग। तो ज्यो ज्यो चुनाव समीप आता, भेड़ों का उल्लास, उल्लास मतलब खुशी, उल्लसित होती जा रही थी भेड़ें, और ज्यो ज्यो चुनाव समीप आता, भेड़ियों का दिल बैठता जाता। दिल बैठना, सोचिए दिल का काम क्या होता है? दिल का काम होता है धक धक करना, दिल का काम होता है धड़कना। सोचिए अगर दिल बैठ जाए, ये जो हमारा दिल है या बैठ जाए तो क्या होगा? हमारी धड़कन बंद हो जाएगी। तो दिल बैठ जाना, इसका अर्थ है, यह मुहावरा है। ये दिल कैसे, ऐसा ये नहीं कि हम कुर्सी पर गया दिल और बैठ गया, दिल बैठना या मुहावरा है। वैसे दिल खिल जाना, मन बैठ जाना। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है उदास हो जाना, बहुत दुखी हो जाना। तो कौन, जैसे जैसे चुनाव समीप आ रहा था तो कौन उल्लसित हो रहे थे, और जैसे जैसे चुनाव समीप आ रहा था तो किनका दिल बैठा जा रहा था? ये आप बना सकते हैं खुद से। और क्यों? तो अगर आप ये लिख रहे हैं क्यों, अगर रीजन लिखना है इसका तो आप ये लिखिए इसका उत्तर, और इसका रीजन लिखना है कि क्यों भेड़ियों का दिल बैठ रहा था तो यह इसका रीजन ये लिखिए, इसका कारण यहाँ पर ये लिखिए। ओके, तो इसके बाद है, तो जो जो चुनाव समीप आता भेड़ियों का दिल बैठता जाता। एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, मालिक, आजकल आप बड़े उदास रहते हैं, मतलब बड़े उदास नजर आते, क्या हो गया आपको? अब ये सियार क्या है? सियार के बारे में मैंने आपसे पहले भी कहा था, और इसके अलावा भी मैंने इसमें चित्र में भी आपको मैंने बताया है। ये सियार हैं। जब भेड़िए शिकार कर लेते हैं,
भेड़िए जब अपना शिकार कर लेते हैं और जिन्हें जितना उन्हें खाना होता है मांस खा लेते हैं, तब उसके बाद ये सियार उन हड्डियों पर लगा हुआ मांस कुतर कुतर कर खाते हैं या उन हड्डियों को वे चूसते हैं। ये इनका काम है। और हर भेड़िए के आसपास कुछ सियार दुम हिलाते चलते हैं, उसकी सेवा करते हैं और मौके मौके नेताजी की जय हो, नेताजी की जय हो चिल्ला चिल्ला कर उसकी जय बोलते हैं। तो पेज नंबर 57 के लास्ट पैराग्राफ में आइए वापस। हर भेड़िए के आसपास 2-4 सियार रहते ही हैं। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है, अब यहाँ पर एक और बात का ध्यान देंगे आप बच्चों कि यहाँ पर वाक्य का आरंभ हो रहा है जब से, और उसके बाद यहाँ पर तब है। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है तब ये सियार हड्डियों में लगे मांस को कुतर कर खाते। चलिए हम इतने की चर्चा करते हैं। तो जब भी वाक्य का आरंभ जब से हो, ज्यों त्यों से हो, जब तब है, ज्यों त्यों है, यदि और तो है, मतलब इस तरह से जब हो वाक्य, और इसके पहले ही मैंने आपको बताया कि से वाक्य जब जुड़ा होता है तो ये जो वाक्य होते हैं और भी बहुत सारे होंगे, जैसे इवन दो, ऑल दो होता है, यद्यपि मैं समय पर थिएटर पर पहुंच गया तथापि मुझे टिकट नहीं मिला, तो यद्यपि है, तथापि है। तो जब भी इस तरह से वाक्य होते हैं तो ये हमेशा मिश्र वाक्य की श्रेणी में गिने जाते हैं। मैं आपको इसके साथ साथ और भी बताऊंगी सरल वाक्य किसे कहते हैं या जो भी है मैं आपको बताऊंगी साथ साथ। तो ये भेड़िए के आसपास दुम हिलाते चलते उसकी सेवा करते और मौके बेमौके हुआ औ या फिर नेताजी की जय हो, बोलो नेताजी की जय चिल्ला चिल्ला कर उसकी जय जयकार करते हैं। ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया। व्यावहारिक व्याकरण, जो भी व्याकरण के जो शब्द हैं ये सब इसमें हैं। मैंने कुछ प्रश्न आपसे पूछा था। पशु समाज में हर्ष की लहर दौड़ने का कारण समझिए। पेज नंबर 57 पर है ये। वन प्रदेश के बारे में जानकारी दीजिए। मैंने साथ साथ आपसे चर्चा भी की। आप अपने नोट्स भी साथ साथ बना सकते हैं। मैं वैसे एक लिंक प्रोवाइड करूंगी नीचे जिसमें इसके नोट्स भी होंगे। प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था के बारे में सुनकर भेड़ किस स्वप्न में खो गए? तो प्रजातंत्र की स्थापना होगी, यह इस प्रकार की शासन व्यवस्था के बारे में सुनकर भेड़ किस स्वप्न में खो गए? और भेड़ों के उल्लास बढ़ने और भेड़ियों के दिल बैठने का कारण समझाइए। अब हम आते हैं पेज नंबर 58 पे। तो बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से पूछा। जब बूढ़े सियार ने देखा मालिक को, मालिक मतलब अपने कर्ता धर्ता को देखा कि बहुत उदास है, तो उसने पूछा। पेज नंबर 57 में आप जाएंगे आपको दिखेगा, मालिक आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। तो बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से पूछा कि महाराज, आपकी चांद जैसे मुखड़े पर चिंता के बादल क्यों छाए हैं? मुखचंद्र मतलब चांद जैसा मुखड़ा, चिंता के मेघ, चिंता के बादल क्यों छाए हैं? खैर, भेड़िए ने कहा कि अरे तुझे मालूम नहीं है, वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है, हमारा राज तो अब गया, मतलब तुम्हें पता नहीं है क्या? सियार ने दांत निपोर कर कहा। जब हमारी गलती पकड़ी जाती है, जब हमारी चोरी पकड़ी जाती है, हम कहते हैं अरे मालिक क्या बात करते हैं आप। तो इस तरह से हम जब बात करते तो हमारी जब चोरी पकड़ी जाती है तो हम उसे कहते हैं दांत निपोरना। दांत निपोरना, जहां पर हम अपनी शर्मिंदगी छिपाए ना छिपे हमसे और हम थोड़ा हंस करके बात को टाल देना चाहते तो उसे हम कहते हैं, ऐसी स्थिति को हम कहते हैं दांत निपोरना। तो सियार ने दांत निपोर कर कहा, हम क्या जाने महाराज, हमारे तो आप ही माई बाप है, हम तो कोई और सरकार नहीं जानते, आपका दिया खाते हैं, आपके गुण गाते हैं। भेड़िए ने कहा, मगर अब ऐसा समय आ रहा है कि सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेंगी। सियार सब जानता था, मगर जानकर भी न जानने का नाटक करना न आता तो सियार शेर ना हो गया होता। ये क्यों कहा गया है? क्योंकि सियार में इतनी उसमें लियाकत नहीं है कि वो भेड़ी जैसा शिकार कर सके, इतनी शक्ति नहीं है, इतना जो एक नेता जिस तरीके से नेता बात करता है, तो ये सारे गुण इसमें नहीं है, लेकिन दिमाग है इसके पास। तो अपना दिमाग क्या करता है? यह दिमाग भेड़िए के साथ मिल करके, नेता के साथ मिल करके वह चलाता है और इस तरह से भेड़िए के साथ साथ यह भी शासन करता है। चोर चोर मौसेरे भाई हो जाते हैं। तो सियार सब जानता था, मगर जानकर भी न जानने का नाटक करना ना आता तो सियार शेर ना हो गया होता। यानी इतनी लीडरशिप क्वालिटी अगर उसमें होती
इतनी दिमाग तो है पर ऐसी क्वालिटी नहीं है कि वो लोगों के सामने जाकर के खड़े होकर के अपने दिल की बात कह सके। तो अगर ऐसा होता तो सीआर शेर ना हो गया होता। आखिर भेड़िए ने वन प्रदेश की पंचायत के चुनाव की बात बूढ़े सियार को समझाई और बड़े गिरे हुए मन से कहा। इसके पहले भी मैंने कहा खिला हुआ मन, गिरा हुआ मन। खिला मन मतलब एकदम खुश मन, गिरा हुआ मन मतलब उदास मन। उसने कहा चुनाव अब पास आता जा रहा है, अब यहाँ से भागने के सिवा कोई विकल्प नहीं, कोई चारा न होना। ये भी एक मुहावरा है, कोई चारा ना होना। देखिए क्या 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 है यहाँ पे, दांत निपोरना, कोई चारा ना होना, गिरा हुआ मन होना यहाँ पर है ना, गिरे मन से कहा। पर जाएं भी तो कहाँ जाएं, कहाँ जाएं? सियार ने कहा। अब यहाँ पर प्रश्न है कि जब भेड़िए ने वन प्रदेश की पंचायत के चुनाव की बात, जब भेड़िए ने वन प्रदेश की पंचायत के चुनाव की बात बूढ़े सियार को समझाई, तब बूढ़े सियार ने भेड़िए के पास क्या क्या विकल्प, उसे क्या क्या विकल्प बताए कि उसे क्या, वह और क्या काम कर सकता है, वह कहाँ जा सकता है। तो क्या क्या बातें बताई। तो पहली बात उसने बताई कि मालिक सर्कस में भर्ती हो जाइए। भेड़िए ने कहा अरे वहां भी शेर और रीछ को ले लेते हैं, पर हम तो इतने बदनाम हैं कि हमें वहां कोई भी नहीं पूछता। तो एक काम कीजिए, अजायब घर में चले जाइए। अजायब घर क्या होता है? जहां बड़े अजीबो गरीब चीजें होती हैं। म्यूजियम, जहां मतलब एकदम पूरी दुनिया में जो चीज ना दिखे आपको वहां मिल जाएंगी। म्यूजियम में चले जाइए। भेड़िए ने कहा कि अरे वहां भी जगह नहीं है। सुना है अब आदमी ही इतना अजीबो गरीब हरकत करने लगा है कि आदमियों को वहां रखने लगे हैं। आदमी ही इतने अजीब होते जा रहे हैं कि उन्हें ही अजायब घर में रखने लगे हैं। अब बूढ़ा सियार ध्यान मग्न हो गया। तो ये बातें उसने बताई, पहली बात ये। दूसरी बात ये, अब तीसरी बात उसने एक और विकल्प रखा कि मालिक सोचिए, अगर पंचायत में यानी ये जो चुनाव होने वाला है उस चुनाव में आप अर्थात भेड़िया जाति का मेजॉरिटी मिल जाए, आप लोगों को मेजॉरिटी मिल जाए, बहुमत साबित हो जाए, तो अगर आप लोगों की बहुमत साबित हो जाए तो कैसा होगा। उसने यह बात कही। यहाँ पर किसने यह बात कही? तो सियार ने यह बात कही कि अगर आप लोगों को बहुमत मिल जाए तो। भेड़िया चिढ़ गया, इरिटेट हो गया भेड़िया। अरे हमारी आबादी है सिर्फ 10%, यानी हम जो भेड़िया जाति के जो जीव जंतु है, यानी जो हिंसक जीव जंतु है, यानी जो शोषण करता है, जो एक्सप्लॉइट करता है, जो मेहनत नहीं करना चाहता है, जो बैठकर शासन करना चाहता है, जो खूब पैसा जमा करना चाहता है, तो हम लोगों की आबादी है सिर्फ 10%। और आम जनता जो समय पर टैक्स भरती है, जो खूब मेहनती है, जो नेक है, दरिया दिल है, उनकी आबादी है 90%। तो भला ये जो भेड़ है जिनको 90% जिनका पॉपुलेशन है, वे हमें काहे को, मतलब वे हमें क्यों चुनेंगे। उसने बताया अरे हमें क्यों चुनेंगे, अरे कहीं जिंदगी अपने को मौत के हाथ सौंप सकती है। सियार ने कहा कहीं सुना है तुमने कि जिंदगी ने अपने आप को मौत के हाथों में सौंप दिया। लेकिन हाँ, अपने मन की बात कह दी बेचारे ने। अगर ऐसा हो सकता तो क्या बात थी, अपने मन की बात कह दी बूढ़े सियार ने। हर नेता चाहता है चुनाव में वह जीत जाए, पर कैसे जीते? अच्छे काम करेंगे तो इस तरह के तिकड़म लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बूढ़े सियार ने कहा महाराज आप दुखी मत होइए, खिन्न मत होइए, दुखी मत होइए, एक दिन का समय दीजिए, कल तक कोई योजना बन ही जाएगी। मैं कल तक कोई योजना बना लूंगा। तो पहली बात कही उसने, कहाँ जाने की बात की उसने? सर्कस में भर्ती होने की बात की। दूसरी बात उसने कही अजायब घर में जाने की बात। और तीसरी बात उसने कही कि जो मैं कहूंगा उसके अनुसार आप काम कीजिए तो पंचायत के चुनाव में आपकी जीत होगी। मगर ये दोनों बातें आप ध्यान में रखिए। और तीसरा, अगर 3 विकल्प पूछ रहे थे तो वो भी विकल्प आप वहां पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न मेरा है कि जब उसने उसे सर्कस में भर्ती होने की बात की, तब बूढ़े सियार ने क्या बात कही? उसने कहा, बूढ़े सियार ने कहा सर्कस में भर्ती होने के बारे में कहा कि अरे वहां शेर और रीछ को लेते हैं। क्या होता है रीछ? इसे हम कहते हैं रीछ। रामायण में आपने जाम्बवंत के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा आपने जाम्बवंत के बारे में, वो भी रीछ बेर जाति का था। अब यहाँ पर प्रश्न है कि सियार सब जम है, इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, वीडियो में देखिए, वीडियो को पॉज करिए और अपना आप आंसर्स लिखिए। सियार सब जानता था, मगर जानकर भी न जानने का नाटक करना न आता तो सियार शेर ना हो गया होता।
मतलब क्यों ऐसा कहा गया है? अगला प्रश्न है, भेड़िए के चेहरे पर चिंता के, इसका ये कहने का कारण समझाइए, क्यों कहा गया है ये। अगला प्रश्न है, भेड़िए के चेहरे पर चिंता के बादल छाने का कारण लिखिए। क्या कारण था, उसके चेहरे पर चिंता के बादल क्यों छा गए थे? तो आप पेज नंबर 57 में आप देखेंगे, वहां लिखा है कारण। बूढ़े सियार ने भेड़िए को जंगल छोड़कर न जाने का सलाह देते हुए क्या क्या बातें कही? उसे उस बात की, उसने यह सलाह दी उसे, जंगल छोड़कर न जाने का सलाह देते हुए क्या क्या बातें कही, जाने की सलाह देते हुए क्या क्या बातें कही, हो गया। भेड़िए के अनुसार सियार ने कौन सी आसमानी बातें की थी? आसमानी बातें मतलब असंभव बात, असंभव बात उसने कहा था। क्या बात कही थी उसने? कि अगर पंचायत में भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो। आप पूछेंगे मैम ये कहाँ लिखा है? पेज नंबर 58 में देखिए, सेकंड लास्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 58, जस्ट अ सेकंड, पेज नंबर 58 में आप देखेंगे और सेकंड लास्ट पैरा में इसका आंसर भी है। बच्चों रट्टू मत बनिए, चैप्टर को ध्यान से समझिए, देखिए और अपने आंसर्स खुद बनाइए आप, और आपको इससे काफी फायदा होने वाला है। नेक्स्ट है ये उसी पेज का जो भी व्यावहारिक व्याकरण है, मुखचंद्र, चांद जैसा चेहरा, और जो भी विशेषण है, पर्यायवाची है, सब यहाँ पर लिखा गया है। विलोम जो भी आ रहे हैं सब इसमें लिखे हुए हैं। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या है? वैसे ऐसी ऐसी ये नहीं पूछता है, पर आप चाहें तो यहाँ पर मुहावरे और लोकोक्ति का अंतर पढ़ लीजिए, पढ़ने से भी ये समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो यहां तक हमने पढ़ लिया है अभी तक कि आपको मेरे कहे अनुसार काम करना होगा, जो मैं कहूंगा वो आपको फॉलो करना होगा। मुसीबत में फंसे भेड़िए, मतलब मरता क्या ना करता, जो आदमी मर रहा होता है वो क्या नहीं करेगा, सब करेगा, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक सब सुन लेगा वो। तो मुसीबत में फंसे भेड़िए ने आखिर सियार को अपना गुरु माना और आज्ञा पालन की शपथ ली। उसने ओथ लिया कि हाँ मैं वादा करता हूं कि जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा। बेचारा मुसीबत में फंसा हुआ भेड़िया। दूसरे दिन, अब यहाँ पे सेकंड डे, नेक्स्ट डे, दूसरे दिन क्या हुआ? बूढ़ा सियार अपने 3 सियारों को लेकर आया। कितने सियार याद रखिएगा? हाँ 3 सियार। कौन कौन से रंग के थे? पीले रंग के थे, पीला, नीले रंग के थे और हरे रंग के थे। ये तीनों सियार रंगे सियारों को लेकर के आया था। आपने पढ़ा होगा, रंगा सियार की कहानी आपने पढ़ी होगी। तो अगर नहीं पढ़ी होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, मैं आपको सुनाऊंगी वो कहानी बाद में। तो भेड़िए ने देखा और पूछा, अरे ये कौन है, किसको लेकर आ गए तुम? बूढ़ा सियार बोला, ये भी सियार हैं सरकार, मगर रंगे सियार हैं। मतलब इसको क्या किया है मैंने? डिस्गाइज्ड वे में है ये, जो है, जो वास्तव में है वे नजर नहीं आ रहे, ये बड़े भोले भाले भी हैं जिस पर जनता आसानी से यकीन कर सकती है। तो जनता का आसानी से विश्वास जीतने के लिए मैंने इनको अलग अलग रंगों में रंग दिया है, अलग अलग वेश इनके मैंने बदल दिए हैं। उसने यह बात कही तो भेड़िए ने शंका की, मतलब उसको उसको डाउट हुआ। उसको क्यों डाउट हुआ? उसको कि अरे सियारों पर भला कौन विश्वास करेगा? मतलब जो अपराधी है, जो दोषी है, जिसने जेल की सजा, जो जेल की सजा काट करके आया है, जो बदनाम है भ्रष्टाचार के लिए, तो ऐसे लोगों पर कौन भरोसा करेगा? मैं कहती हूँ करेंगे भरोसा, क्यों नहीं करेंगे? अगर कोई प्रसिद्ध फिल्म स्टार आकर के आपसे कहेगा कि नहीं ये इंसान भले 10 साल की सजा काट करके आया है लेकिन अभी बहुत बदल गया है, प्लीज इसको वोट दीजिए, आप तुरंत वोट देंगे। कोई कोई क्रिकेटर आपसे कहेगा कि अरे उसे वोट दो, वो बहुत बदल गया है, मैं जानता हूँ, मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत चेंज हो गया है, प्लीज उसे एक मौका दीजिए। तो जब हम ऐसे लोग जिनका सिक्का समाज पर जमा हुआ है, ऐसे लोग जिनका सिक्का समाज पर जमा हुआ है, जब ये लोग आ करके, मतलब हम कैसे, हम आम जनता इन लोगों पर ना आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, फिल्म स्टार्स पर, क्रिकेटर पर, जो जर्नलिस्ट होते हैं उन लोगों पर, धर्म गुरुओं पर, इन लोगों पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। जो ये कहेंगे हम वो करते हैं, हम मान लेते हैं। तो मतलब धर्मांध हैं हम, धर्म के मामले में हम बहुत अंधे हैं। तो बड़ी विडंबना की बात है, पर इस मामले में हम बहुत अंधे हैं। तो इसीलिए इसका फायदा किसने उठाया? इसका फायदा सियार ने उठाया। वो ऐसे ही 3 रंगे सियारों को लेकर के आया जो इस वेश में थे। कोई फिल्म, मतलब
जिनके जिनकी बात हम बड़ी आसानी से मान लेते हैं। तो बड़े भोले हैं सरकार। तो पर भेड़िए ने शंका की, मगर इनकी बात मानेगा कौन? ये तो बदनाम है, नोटोरियस है। ये किस चीज के लिए? छल और कपट के लिए, धोखा देने के लिए बदनाम है, चीट करने के लिए बदनाम है। तो सियार ने भेड़िए का हाथ चूम कर कहा, बड़े भोले हैं आप सरकार। अरे मालिक, रूप रंग बदल देने से तो सुना है आदमी तक बदल जाते हैं, फिर ये तो सियार है, सियार। और तब क्या किया बूढ़े सियार ने? बूढ़े सियार ने भेड़िए का रूप बदला। प्रश्न पूछा जाएगा, क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे? कितने तीन रंगे सियारों को कौन लेकर के आया, या फिर बूढ़ा सियार किन लोगों को लेकर के आया, भेड़िए ने किस पर शंका की, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बहुत आसान है बच्चों, ध्यान से सुनिए इसको, वैसे भी काफी मजेदार कहानी है ये। तो बूढ़े सियार ने भेड़िए के का रूप भी बदल दिया, मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई, तिलक लगाया, कंठी पहनाई, मुंह में घास के तिनके खोस दिए। देखिए 3 मुद्दे मिल गए आपको। और उसने कहा कि आप पूरे संत हो गए, मतलब बूढ़े सियार को उसने संत का रूप दे दिया। संत का रूप, संत पर हम काफी आसानी, जो प्रीस्ट होते हैं बहुत आसानी से उन पर भरोसा करते हैं, विश्वास कर लेते हैं। और उसने कहा कि हम गैदरिंग में चलेंगे, हम सभा में चलेंगे। किसकी सभा में चलेंगे? तो भेड़ों की सभा होने वाली है, भेड़ों की एक सभा होने वाली, एक रैली होने वाली है। उस रैली में सहस्त्रों भेड़ आने वाली है, हजारों भेड़े इकट्ठा होने वाली है, हम उसमें चलेंगे। लेकिन मालिक सुनिए, 3 बातों का ख्याल रखना है आपको। क्या क्या, किन किन बातों का ख्याल रखना है? आप अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाइएगा। उसी बात को दूसरी बात में कहा गया, हमेशा जमीन की ओर देखिएगा। कुछ भूलना मत, नहीं तो सब पोल खुल जाएगी। और वहां बहुत सी भेड़े आएंगी, सहस्त्रों। अब अगले पेज में पढ़ेंगे आप, सहस्त्रों, हजारों भेड़े आएंगी। तो आप, चूंकि बड़ी सुंदर होंगी वे भेड़े, मुलायम होंगी, उनकी हड्डियों का स्वाद आपको, आप दूर से स्मेल कर सकेंगे, सूंघ सकेंगे। तो कहीं ऐसा मत करिएगा कि किसी को तोड़ मत खाइएगा, तुरंत हमला मत कर दीजिएगा, जरा सा धैर्य रखिएगा, धैर्य का फल मीठा होता है। तो भेड़िए ने पूछा, फिर भी भेड़िए को थोड़ी शंका थी, उसने पूछा लेकिन ये रंगे सियार क्या करेंगे, ये किस काम आएंगे? बूढ़ा सियार बोला, मालिक आप जानते नहीं, ये बड़े काम के हैं ये तीनों रंगे सियार। आपका सारा प्रचार, प्रचार मतलब एडवर्टीजमेंट, यही करेंगे। इन्हीं के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे। ये जो पीला वाला है ना, बच्चों इसे लिखते जाइएगा साथ साथ। पीला वाला क्या है? ये विद्वान है, ठीक है, विचारक है, विद्वान है, विचारक है, कवि और लेखक है। तो ये पीले वाले के बारे में उसने बात बताई, कवि और लेखक है। ये बात कही उसने पीले वाले के बारे में। उसके बाद उसने बात की नीले सियार के बारे में। नीले सियार के बारे में क्या बात कही? नीले सियार के बारे में उसने कि नीला वाला जो है वह नेता और पत्रकार है, पत्रकार है। और इसके बाद उसने बात की हरे सियार के बारे में। ये जो हरा वाला है ये धर्म गुरु है, किसी भी धर्म का हो सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म का हो सकता है, पर धर्म गुरु है और धर्म के नाम पर लोगों को झांसा देना बड़ी आसानी से उसे आता है। तो ये बातें उसने कही। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। थोड़ा सा मैंने आगे का बता दिया है आपको। अच्छा, ये जो मुहावरे हैं इसके अंतर्गत दांत निपोरना, चेहरा खिलना, गिरा हुआ मन, दांत खट्टे करना। आगे आगे है, जरा ठहरो, भेड़िए ने बूढ़े सियार को रोका। कवि, लेखक, नेता, विचारक, ये तो सुना है बड़े अच्छे लोग होते हैं। तो ये तीनों मतलब मेरे जैसे चीटर, मेरे जैसे धोखेबाज के बारे में, धोखेबाज का प्रचार क्यों करेंगे? तो बात काट कर सियार बोला, मालिक सुनिए तो सही, ये तीनों सच्चे नहीं है, रंगे हुए हैं महाराज। अब चलिए, देर मत करिए। तो उसने उन नकली, जो नकली मतलब जो रंगे सियार थे, जो धोखा देने के उद्देश्य से यहाँ पर लाए गए थे, जो सियार के षड्यंत्र का एक हिस्सा थे, यानी ऐसा ही षड्यंत्र नेता और उसके चापलूस किया करते हैं हम आम जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए। तो उसने कहा कि चलिए अब हम रैली में चलते हैं, हम सभा में चलते हैं। और वे चल दिए। वे मतलब कौन? बूढ़ा सियार, उसके पीछे रंगे सियार। तो बूढ़ा सियार यहाँ पर है, आगे बूढ़ा सियार है।
आगे बूढ़ा सियार है, उसके पीछे रंगे सियार चल रहे हैं, यहाँ रंगे सियार चल रहे हैं और उनके बीच में मस्तक पर तिलक, गले में कंठी, मुख में घास के तिनके लगाकर भेड़िया चल रहा था, धीरे धीरे, अत्यंत गंभीरता पूर्वक, सिर झुकाए और विनय की मूर्ति बना हुआ। वहां जो सहस्त्रों भेड़े खड़ी थी, उन लोगों को धोखा देने के लिए ये जो इन्होंने एक षड्यंत्र रचा था, उसके अंतर्गत ये लोग वहां पर चल पड़े। सहस्त्र जो मैंने कहा था आपको, हजार, ये सहस्त्र यानी हजार जो इनके मुख है, आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर हजारों मुख वाला ये जो शेषनाग है। तो ये भेड़े हैं और ये भेड़िया है। मैं आशा करती हूँ कि आपने जितना भी देखा, अभी जितना भी आपको मैंने बताया है, आप जरूर पढ़ेंगे, बार बार देखेंगे और जिन प्रश्नों को मैंने आपके साथ शेयर किया उसके उत्तर भी आप जरूर लिखिए। इसका पार्ट 2 में मैं आगे की बात करूंगी। तब तक के लिए